गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स थर्ड चैप्टर सॉरी विद्युत धारा, जिससे आप लोगों से 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कुछ चांस ज़्यादा रहता है। तो उनमें से जो सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। बहुत क्वेश्चन तो हम ऐसे भी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन आज हम बताएंगे, ठीक है। तो यानी थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल, जिनके चांस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से ये है। बहुत क्वेश्चन प्लेलिस्ट में पहले से पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन और क्वेश्चन उसमें से आप देख सकते हो, पीछे वीडियो बना हुआ है थर्ड चैप्टर का। जो तो क्वेश्चन ये है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। एक तार है, उस तार का प्रतिरोध 4 ओम है। क्वेश्चन अभी लिखेंगे हम। एक तार है, उस तार का प्रतिरोध 4 ओम है और उस तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, उसको खींच करके उसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? एक प्रश्न ये है, ठीक है ना। एक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। एक क्वेश्चन बताएंगे कि एक तार है, उसका प्रतिरोध 4 ओम है, उसे दोहरा करके उसकी लंबाई आधी कर दी जाती है। दोहरा करके मतलब ऐसे तार है ना, ऐसे, तो यहाँ से दोहरा कर दो, मोड़ दो, आधा दोहरा कर दो, तो लंबाई आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तार इस प्रकार है, इसके कर दो 2 परत, मोड़ दो, दोहरा, तो लंबाई आधी हो जाएगी, तब प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आप देखिए, और भी क्वेश्चन बताएंगे, पर स्टार्ट में यहीं से। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसे खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसे खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पढ़े दे रहे हैं, उसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाए। हो सकता है कहीं भी दिखता भी नहीं है, उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोगों को पहले ये बता दें, ये सब इस चैप्टर का आना चाहिए, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रतिरोध का एक सूत्र होता है R बराबर ρL/A। ये R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है, ρ विशिष्ट प्रतिरोध है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हल करते समय देखिए क्या करते हैं। सलूशन हल, मान लिया तार की प्रारंभिक लंबाई L1 व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। मान लेते हैं तार की प्रारंभिक लंबाई L1 व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर इस फार्मूला से ρL1/A1 बराबर 4 ओम। R1 बराबर ρL1 बराबर 4 ओम, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है।
जब उसे खींच कर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, अर्थात L2 बराबर 2L1, तो A2 बराबर A1/2। जब लंबाई ये तो कन्फर्म है कि एक तार को खींच कर लंबाई बढ़ाएंगे तो तार जितना मोटा रहा होगा उसका कम हो जाएगा ना, कि उतने रहेगा। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। एक तार है, उसकी लंबाई जितनी हो, खींच कर उसकी लंबाई को दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्षेत्रफल उतने रहेगा। तो लंबाई को दुगना किए तो क्षेत्रफल आधा हो गया खींचने के बाद। तब प्रतिरोध R2 बराबर ρL2/A2। अब तो ρL2 की जगह क्या लिख दें, 2L1, और A2 की जगह क्या लिख दें, A1/2। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 ρL1/A1। ये 2 ऊपर चला गया तो 2 दूना 4 और ρL1/A1। अब यहाँ पर तो ये 4 गुणे इसके जगह पर ये वाला मान रख दिए, तो 4 गुणे 4 बराबर 16 ओम। R2 बराबर ये, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक तार को खींच कर उसकी एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसे खींचकर उसकी लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध उसका कितना हो गया 16। कैसे आ गया, प्रारंभिक लंबाई L1 और प्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब A1 है तो ρ बराबर ये हो जाएगा, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब उसको जब उसे खींच कर लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, अर्थात L2 बराबर 2L1, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1/2। तब प्रतिरोध ये हो जाएगा। अब L2 के जगह हम 2L1 लिख दिए, A2 के जगह A1/2 लिख दिए। 2 से 2 ऊपर के चला गया है ना, कटेगा नहीं, ये 2 ऊपर जाएगा। कैंसिल न कर देना कि 2 से 2 कट गया सर, 2 दूना 4, तो 4 ρL1/A, और ρL1/A का मान कितना दिया है, तो ये रहा 16 ओम। ठीक है ना। 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का, चेंजिंग थोड़ी सी है, लंबाई दुगनी नहीं आधी। इसमें ये जो बोला कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसे दोहरा करके लंबाई आधी कर दिया। दोहरा करके हमने बता ही दिया कि इस प्रकार है, इतना बड़ा तार, तो ऐसे करके उसको डबल कर दिया गया मोड़ के। ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, उसे दोहरा करके उसकी लंबाई आधी कर दी जाती है तो प्रतिरोध कितना होगा। तार इस प्रकार से है, इसको मोड़ करके ऐसे मोड़ करके इस प्रकार दोहरा कर दिया, यहाँ से मोड़ दिए। ठीक है ना। ये L1 था, A1 था, और ये L2 है, क्षेत्रफल A2।
और R1 का मान 4 है, R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। इतना बड़ा तार था, उसको मोड़ कर आधा किया लंबाई को, ऐसा था तो मोड़ के इस प्रकार कर दिए। ठीक है ना। तो यहाँ हल में देखिए, मान लिया तार की प्रारंभिक लंबाई L1 व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध R1 बराबर रो L1 अपान A1, ठीक है, जिसका मान दिया गया है 4। R1 बराबर रो L1 अपान A1 बराबर दिया गया है 4। ठीक है ना। अब तार को दोहरा करने पर लंबाई L2 बराबर क्या हो जाएगी, आधी हो गई। देख लो, जितना पहले थी उसकी आधी। क्षेत्रफल मोटा तार हो गया, A2 बराबर क्या हो गया 2A1। लंबाई तो आधी हो गई पर क्षेत्रफल दुगुना हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार को दोहरा करने पर लंबाई L2 बराबर इतना और क्षेत्रफल ये आ गया। तब प्रतिरोध R2 बराबर रो L2 अपान A2। अब L2 की जगह क्या लिख दें, L1 अपान 2। A2 के जगह पर क्या लिख दें 2A1। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो R2 बराबर रो L1 अपान 4A1। अब कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है कि ये सर यहाँ कैसे आ जाएगा, इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये रो L1 अपान 2 है, इसको आप भागे समझ लीजिए 2A1। अब भाग को गुणा करिए तो रो L1 अपान 2 गुणे 1/2A करेंगे तो ये रो L1 अपान 4A1 होगा कि नहीं। कुछ लोगों की मैथ भी कमज़ोर होती है, वो जानेंगे ही नहीं, 2 से कैंसिल न कर दें। ये टर्म यहाँ आएगा। देख लो, हमने रो L1 अपान 2 और भाग किया 2A1, भाग को गुणा किया तो 1/2 हो गया। तो ये यहाँ आ रहा है कि नहीं। जिनको ये दिक्कत है तो छोटी क्लासों में यार प्रॉब्लम है। अब तो ये R2 इक्वल टू, अब इसके जगह पर हम क्या लिख दें, इसके जगह पर देख लो रो L1 अपान 4 के जगह ये, तो ये 1/4 तो लिख दिए और इसके जगह क्या लिख दिया जाएगा R1। तो 1/4 गुणे 4 कट गया तो 1 ओम आया। R2 बराबर 1 ओम। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से। अब ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इतना इस चैप्टर से बताए हैं। पीछे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताए जा चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हो। ये नहीं कि आप 2 क्वेश्चन देख लो कह दो कि सर जो बताए थे वो आया ही नहीं। इसके पीछे वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी लगे हुए हैं, उनको अभी आप देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो प्लेटिनम का एक तार है और उस तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है, एक 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है और एक अज्ञात ताप पर प्रतिरोध दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? एक प्लेटिनम का एक तार है और उस प्लेटिनम के तार का जो प्रतिरोध दिया गया है, एक ठो दिया है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर और एक ठो प्रतिरोध दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर और एक ठो प्रतिरोध और दिया गया है जिसका ताप नहीं दिया है। तो ये बताना है कि वो ताप होगा कितना। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटिनम के एक तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 3 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 3.75 ओम है तथा एक अन्य ताप पर प्रतिरोध 3.15 ओम है। तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। प्लेटिनम के एक तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 3 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 3.75 ओम है तथा एक अन्य ताप पर प्रतिरोध 3.15 ओम है। तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको बता दें एक फार्मूला होता है, T बराबर होता है RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0 ये इंटू 100। ये फार्मूला आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, तो वहाँ पर आप इस फार्मूला को हमने डिराइव करके भी बताया है। प्ले लिस्ट में 3rd चैप्टर में जाके देख सकते हो, है ना। अब डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दें या ना दें, आप उसको आप देख सकते हो, ऐसे भी प्ले लिस्ट में जाके पा जाओगे। प्लेटिनम के एक तार का प्रतिरोध है। प्लेटिनम के एक तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध इतना है, यानी दिया क्या है, हल करते समय लिखोगे R0 बराबर 3 ओम दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है मीन्स R0 है और ये 100 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है यानी 3.75। ये किसका प्रतिरोध है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो R100। और ये अज्ञात ताप RT बराबर दिया है 3.15 और T बराबर ज्ञात करना है। ये ठीक है ना, हम जानते हैं ये फार्मूला जिससे बनता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फार्मूला नहीं बना तो बैठे रहोगे। T बराबर होता है RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 गुणे 100। RT कितना है? 3.15 माइनस ये कितना है? 3 बटे 3.75 माइनस 3 गुणे 100 कितना हुआ? ये 0.15, 0.75 और ये 100। पॉइंट हटा देते हैं, ये 15 पंचे 75 और ये 20 पंचे 100, 20 डिग्री सेल्सियस T बराबर। ठीक है, 15 पंचे 75, 5 20 हम 100, 20 आ गया। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि 0 पर प्रतिरोध इतना है, 100 पर प्रतिरोध इतना है, तो ये प्रतिरोध किस पर रहा होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ये रहा, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ये रहा,
और तो ये कितने ताप पर रहा होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 4, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए। ये आपको बता दें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 प्लस R2 होता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है। ये श्रेणी क्रम का सूत्र है, ये समांतर क्रम का सूत्र है। अब ये लाना है कि आपके पास 3 ठो प्रतिरोध दिए गए हैं। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर क्या दिया है 3 ओम और R3 बराबर दिया है 6 ओम। अब कहता ये है कि इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए। तो यदि हम मान लीजिए कि यदि ये तो 2 ठो का हुआ, 3 ठो रहेंगे तो ये यहाँ पर R3 होगा और इसमें जब रहेंगे तो इसमें अब तीनों के लिए तो इसका फार्मूला ये लगाना पड़ेगा। तो 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर आप LCM लेंगे तो फिर वो ऐसा आएगा, RP इसमें R1 R2 R3 अपान R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, है ना। ये आप 2 ठो के लिए ये होगा, ठीक है ना। यदि आप 3 ठो का लगाना चाहें तो इस प्रकार 1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है ना। हम फार्मूला बता रहे हैं आपको, इसमें आप ना जाइए कि कौन सा लगे। 2 का लगाएंगे तो ये रहेगा, 3 का लगाएंगे तो ये लगाना पड़ेगा, 3 ठो का लगाना ये होगा। हम बताना ये चाहते हैं, कहना हम ये चाहते हैं पहले कि देखो हमको दिया है R1 का मान 2, R2 का मान 3, R3 का मान 6। तो यदि हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमको तीनों को मान लो श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास करें, नहीं जानते तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो सीधे तीनों का प्लस होगा और तीनों का प्लस होगा तो 6 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लोगों को बताया जा चुका है ना। हमने तो सब कुछ बताया है पीछे वीडियो में कि श्रेणी क्रम में जो परिणामी मान आता है वो सबसे ज़्यादा मान से भी ज़्यादा आता है और समांतर क्रम में जो परिणामी मान आता है वो सबसे कम वाले मान से भी कम आता है। क्या कहा? श्रेणी क्रम में जो परिणामी मान आता है वो दिए गए सबसे ज़्यादा वाले मान से भी ज़्यादा। इसका मतलब इसमें श्रेणी में जोड़ेंगे तो 6 से ज़्यादा आएगा, जबकि लाना क्या है 4। इसका मतलब श्रेणी नहीं होगा। समांतर क्रम में परिणामी मान जो आएगा वो सबसे कम वाले से भी कम आएगा, यानी इसमें 2 जो सबसे कम है उससे भी कम आएगा समांतर क्रम में, जबकि लाना क्या है 4। इसका अर्थ हुआ कि ना तो श्रेणी क्रम होगा ना तो समांतर क्रम होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है मिश्रित क्रम। अब मिश्रित क्रम में 2 श्रेणी 1 समांतर या 1 समांतर 2 श्रेणी 1 समांतर 2 समांतर 1 श्रेणी, लेकिन ये सब अलग अलग हैं। तो इसमें अब ये सोचना पड़ेगा
कि दो कौन कौन श्रेणी और दो कौन कौन समांतर जोड़ने पर आ सकता है। तो ये बहुत सोचना पड़ेगा, कई बार रफ करना पड़ेगा कि इसको मान लो आप नहीं जानते तो इन दोनों को श्रेणी में किए, फिर इसको समांतर में नहीं आया, इन दोनों को श्रेणी में किए, इसको समांतर में नहीं आया, इन दोनों को श्रेणी में, इसको समांतर में, ऐसी का उल्टा, तो कई आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाल फिलहाल हम आपको बता दें कि पहले इन दोनों को हम क्या कर दें, समांतर में जोड़ दें। अब इसके हम राइट आंसर की तरफ पहुँच रहे हैं। तरीका तो बहुत है कि नहीं जानते तो चेक करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शन है, पर सही तो एक ही हो सकता है। नहीं जानते हैं तो कई तरीके से आप चेक करोगे पहले, लेकिन आपको बता दें कि पहले इन दोनों को हम क्या कर दें, पहले इन दोनों को पहले क्या कर दें, इन दोनों को हम पहले समांतर क्रम में जोड़े देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में। इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मान लीजिए ये रूल लगाए समांतर क्रम में, देख लो रफ में पहले। तो यहाँ पर अब R1 R2 ना कहेंगे, हम R2 R3 को समांतर क्रम में ना बोलेंगे, R2 R3 को। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, R2 R3 अपान R2 प्लस R3। तो ये R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6 बटे यहाँ पर 3 धन 6। तो ये 6 3 18 बटे 3 9, तो 9 दूना 18 2 आया। तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब पहले इन दोनों को क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जब जोड़ देंगे तो समांतर क्रम में जोड़ देने पर 2 आ गया। अब फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। अब नहीं जानते हैं तो आप पहले इनको किए, फिर इनको किए, इनको किए, जितने तरीके होंगे सब करते रह जाओगे, ठीक है ना। लेकिन हम इसका आंसर अब डायरेक्ट हम पहुंचा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इनसे यदि हमको 4 ओम लाना है तो पहले R2 R3 को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो पहले R3 R2 मिल करके हमको कितना मान दे देंगे, 2। यानी 3 ओम और 6 ओम को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 ओम। और जब ये 2 ओम प्राप्त हो जाएगा तो ये 2 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं 4 ओम प्रतिरोध है प्राप्त करने के लिए 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा तथा उनके साथ 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जिसका परिपथ निम्न प्रकार, जिसका परिपथ है निम्न प्रकार होगा। चित्र बनाए देते हैं, लीजिए ये रहा, ये रहा और फिर ये रहा। ये A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम R2 बोले दे रहे हैं, इसको R3 बोले दे रहे हैं, इसको R1। ये है कितना, 3, ये है कितना, 6, ये है कितना, 2। अब लिखोगे क्योंकि R2 और R3 समांतर क्रम में हैं, इसलिए
आर डैश बराबर R2 R3 अपान R2 प्लस R3, ये समांतर क्रम का फार्मूला है। ठीक है, तो R डैश बराबर 3 गुणे 6 बटे 3 धन 6 बराबर 18 बटे 9 बराबर 2 ओम। अब R डैश तथा R1 श्रेणी में है, इसलिए R बराबर R डैश प्लस R1, तो 2 + 2 बराबर 4 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध की गणना करो। नीचे दिए गए परिपथ है, नीचे दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस प्रकार से बना हुआ है, ये ए और ये बी, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ये पहले ये देखना पड़ेगा ये किस प्रकार से ये इसका संयोजन है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है कि मिश्रित क्रम में, है ना। तो ज़्यादा बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो फिर इनका क्या काम है, कम से कम ये तो लॉजिक लगाना। यदि ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो इनका फिर क्या काम है ना। इन्हें ये श्रेणी क्रम में नहीं है, कुछ न कुछ इनका रहस्य है। अब देखिए, इसका एक टर्मिनल ए से कनेक्ट है, इसका एक टर्मिनल ये ए से कनेक्ट है, इसका भी एक सिरा ए से कनेक्ट है, इसका भी एक सिरा ए से कनेक्ट है। यानी आप ये देख रहे हैं कि जितने प्रतिरोध हैं उनका एक एक टर्मिनल ए से कनेक्ट है, और इसका एक ठो बी से, इसका भी एक ठो बी से, इसका भी एक ठो बी से। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, इसका एक सिरा ए से, इसका भी एक सिरा ए से, इसका भी एक सिरा ए से, यानी तीनों का एक एक ठो सिरा ए से कनेक्ट है, और तीनों का एक एक सिरा बी से कनेक्ट है। ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये, यानी ये दिया गया जो परिपथ है वो समांतर क्रम में है। दिया गया परिपथ में जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम को फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है। परिपथ से स्पष्ट है, परिपथ या चित्र जो भी कहो से स्पष्ट है कि तीनों प्रतिरोध, परिपथ से स्पष्ट है कि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो
आर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/3 धन 1/3 धन 1/3, 3 लघुत्तम ले लिए, 1 धन 1 धन 1, 3/3, 1/RP बराबर, तो RP बराबर 1 ओम। विकल्प कल में किसी कभी कभी बच्चों से ये सही हो जाता है, अंदाजा में 2 ठो गलती करते हैं जो तो हैं। ये विकल्प में क्वेश्चन उन लोगों का भी सही हो जाता है जो डबल गलती करते हैं। पहली गलती कर देते हैं, इसको श्रेणी क्रम बोल लेते हैं, और फिर दूसरी गलती कर देते हैं, श्रेणी क्रम का फार्मूला गलत लगा दिए, तो समांतर वाला लगा दिए, तो ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है ना। ऐसा भी कभी कभी होता है ना। पर हर परिस्थिति में सही नहीं होता है कि हर परिस्थिति में आपका ये कॉन्सेप्ट सही हो जाए कि डबल गलती करके आंसर लाओ, ठीक है ना। परिपथ से स्पष्ट है कि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिए, अब ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर एक बैटरी को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक, एक बैटरी या सेल है, ठीक है ना। इसका EMF कितना है, 40 वोल्ट है, ठीक। और आंतरिक प्रतिरोध है R। इस सेल या बैटरी जो भी कहिए, कि जब हम 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिए, किससे जोड़ दिए, 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिए, नहीं जुड़ा है तो उसका विद्युत वाहक विभवांतर 40 वोल्ट है, वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। नहीं जोड़े हैं मतलब सेल का उपयोग नहीं हो रहा है, जब सेल का उपयोग नहीं हो रहा तो विद्युत वाहक बल कहलाया। और जब इसको 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिए तो ये सेल क्या हो गया, बंद परिपथ में हो गया। और जब बंद परिपथ में हो गया तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, 30 वोल्ट। मतलब ये है कि यदि इससे ना जुड़ा होता तो ये 40 वोल्ट EMF था, और जब इसको इससे जोड़ दिए तो इसका कितना हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज ये हो गया। जो 40 दिया है वो विद्युत वाहक बल होगा, 30 जो है वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, है ना। और ये कैपिटल R 9 ओम कैपिटल R है, स्मॉल r ज्ञात कर रहा है। आपको ये दिया गया है, ये भी दिया है, ये दिया गया है, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक सूत्र होता है, यानी आप लिखो पहले, दिया है R बराबर 9 ओम, E बराबर दिया है 40 वोल्ट, और V बराबर दिया है 30 वोल्ट, और स्मॉल r ज्ञात करना है। हम ये फार्मूला जानते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1। ये फार्मूला डिराइव करके हम बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नए स्टूडेंट जो हो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन अलग से पूछा जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में संबंध, जो पहली बार चैनल में देख रहे हो उनको बताए दे रहे हैं। ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये अलग से डेरिवेशन प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। स्पेशली बोर्ड क्लास MP बोर्ड के लिए
3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 9/40/30 - 1, ये इससे कैंसिल हो गया। 9/4/3 - 1, एलसीएम ले लीजिए तो 4 - 3/3, तो 9 × 1/3, 3 3 जा 3, तो R बराबर कितना आ गया ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ हमने पहले प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन होंगे ज़रूरत पड़ने पर हम और क्वेश्चन भी बताएंगे। जिसको समझ में ना आए, कुछ और नए क्वेश्चन आप लोग को लगता हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से क्वेश्चन हम आप लोगों के पास पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।